नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। आसाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी को वहां का इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन प्रियंका गांधी उस कैंपेन को लीड करती उससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस की विकटें जो हैं वो चटकानी शुरू कर दी। उन्होंने दो प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को पोच किया। सबसे पहले जो वहां के भूपेन बोरा साहब जो कि एक समय में वहां के कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें पहले पोच किया गया और उसके बाद प्रद्युत बरदोलई जो कि सिटिंग कांग्रेस के एमपी हैं, उनको पोच किया गया और इन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया। कुल मिलाकर जो हेमंता बिस्वा शर्मा का फार्मूला है आसाम में कि उन्होंने जो दावा किया है कि 30 से ज्यादा कांग्रेसी लीडर को वो एक तरह से कांग्रेस से बेदखल करके बीजेपी में ले आएंगे। अभी भी 11-12 कांग्रेसी जो सदस्य हैं, जो कि तरुण गोगोई के कैबिनेट में थे, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ आए, उन सबको विधानसभा का टिकट दिया गया है। तो क्या है बीजेपी की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी चुनाव जीतने की और किस तरह से कांग्रेस से बदला ले रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, ये समझने की कोशिश करते हैं आसाम के विधानसभा चुनाव को। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सुनील शुक्ला साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही खगेन कलिता साहब जो कि आसाम से जुड़ रहे हैं और इस समय दौरे पर ही हैं, अलग-अलग इलाकों में जाकर कवरेज के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गीतार्थ पाठक साहब जुड़ रहे हैं, जो आसाम से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ध्रुवा प्रतिम शर्मा जो कि प्रोफेसर हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले खगेन कलिता साहब आपसे। चूंकि अब ग्राउंड पे हैं, जिस तरह से हेमंता ने ये बदले की कार्रवाई शुरू की है और एक तरह से गोगोई के खिलाफ एक तरह से क्रूसेड उन्होंने छेड़ा हुआ है, जिसमें कि दो विकेटें गिरी है कांग्रेस की। आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक तरह से डिमोरलाइजिंग है जब प्रियंका गांधी को वहां पे भेजा गया? प्रियंका गांधी के आने के बाद लगता है कि हेमंता ने इसको टग ऑफ वॉर बना लिया और अब वो कांग्रेस के सीनियर लीडर को पोच कर रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी आसाम में? निमेश जी, पहला बात ये है कि ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव थोड़ा अलग है असम में। आप भूपेन बोरा का नाम जो मेंशन किया, भूपेन बोरा के खिलाफ कांग्रेस में पहले ही कुछ एलिगेशंस था कि वो कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी के साथ और मतलब हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनका हॉबनॉबिंग था। तो उसके बाद अभी मतलब ऐसा हुआ कि कांग्रेस का जो हाई लेवल मीटिंग का भी जहाँ पे भूपेन बोरा प्रेजेंट था, तो बीजेपी का और हेमंत बिस्वा शर्मा को इंफॉर्मेशन मिल गया था। तो यही एक मतलब माहौल था जिसमें भूपेन बोरा को वो मतलब थोड़ा साइडलाइन करना पड़ा और साइडलाइन होने के बाद भूपेन बोरा पार्टी से निकल गया। अभी आया प्रद्युत बरदोलई का ये बात। प्रद्युत बरदोलई भी he is telling that he is being humiliated by the party. लेकिन कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का जो सीनियर लीडर्स है, वो उन लोगों का कहना है कि बीजेपी के साथ उनका हॉबनॉबिंग था और इसलिए जो जिस दिन उन्होंने मतलब रिजाइन किया, उसके वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कांग्रेस सॉरी बीजेपी में ज्वाइन किया और उनको टिकट भी मिल गया। अभी भूपेन बोरा को भी टिकट मिल गया। लेकिन भूपेन बोरा का बात यही है कि वो लास्ट टू इलेक्शंस, नो थ्री इलेक्शंस, टू वाज ऑफ असेंबली इलेक्शंस और वन वाज पार्लियामेंट्री इलेक्शन। उनमें पार्टी ने, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था, लेकिन वो मतलब फेल किया, वो हार गया था। तो इसलिए जो नैरेटिव बनाया गया है कि भूपेन बोरा और प्रद्युत बरदोलई मतलब वो बहुत बड़ा था, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अनिमेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, असम में जिस इशू में अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, वो इश्यूज आर वेरी स्ट्रांग। आई डोंट नो कि वो अपोजिशन इनको इलेक्शन में कैसे यूज करेगा वो इश्यूज को, ये एक अलग बात है। लेकिन देयर आर सम इश्यूज व्हिच बीजेपी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट, लाइक करप्शन इशू। कांग्रेस ने वो मुद्दा उठाया है। बात ऐसा तक भी है कि वो जो कांग्रेस ने जो
लिफलेट बनाया था, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस में, वो लिफलेट इवन सीज्ड बाय गवर्नमेंट, पुलिस, वो पुलिस ने वो लिफलेट को मतलब सीज कर दिया। तो ऐसा एक माहौल है। तो इसलिए अभी मुझे पता नहीं कि अपोजिशन कैसे ये इश्यूज को हैंडल करेगा इलेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है ये एक मेजर इश्यूज है। अभी बात ऐसा है, जिस जिस बार असम में, नॉट ओनली इन असम, इन द होल ऑफ द कंट्री, corruption issues always has become a turning point for the ruling government, or even in opposition also. So ये लेकिन जो खगेन सवाल ये करप्शन है का कि चार्जेस है, ठीक है, भूपेन बोरा 2 बार से चुनाव हार रहे थे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं कि लीड या कांग्रेस के ऊपर हेमंता बिस्वा शर्मा ने बनाया है कि कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं को उन्होंने तोड़ा है, और जो अगला नंबर जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो सैकिया की है, जो अपोजिशन लीडर हैं। तो आपको लगता है कि कई बार जब युद्ध में जो विरोधी खेमा है उसकी कमर तोड़ने के लिए एक तरह से उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सिपाही हैं, उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको जैसे कि इजराइल ईरान में उनकी सारी सेना की जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको मार रहा है, वैसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा, भले ही वो चुनाव जीते ना जीते, शायद बीजेपी के टिकट पे जीत जाएं, लेकिन उनको वो गिरा करके, उनको पोच करके कांग्रेस की जो जिसको कहते हैं साइकोलॉजी है उसको ही ध्वस्त करना चाहते हैं वो। हाँ, ही इज ट्राइंग टू डू दैट एग्जैक्टली। वो मतलब ये ट्राई कर रहा है कि कांग्रेस को ऐसे मतलब तोड़ मोड़ के बीजेपी का गवर्नमेंट वो वापस लाएंगे। लेकिन अनिमेश जी, जो मैं कांग्रेस का एक मतलब हालत बता रहा हूँ। जब तक तरुण गोगोई थे मतलब पार्टी में, और देयर आर सो मेनी सीनियर लीडर्स, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड नाउ। सो अभी क्या हुआ, जो सेकेंड जनरेशन का, जो लाइक देवव्रत शइकिया, प्रद्युत बरदলৈ, भूपेन बोरा, ये जो मतलब तब ये लोग मतलब सेकेंड लाइन का लीडर था। तो वो सेकेंड लाइन का लीडर हिमंत बिस्वा भी उस टाइम वो सेकेंड लाइन का ही लीडर था। तो इसलिए उनका एक मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा है कि इन लोगों को तोड़ मोड़ कर सकता है। लेकिन और कांग्रेस in a very weak position last 10 years. So as BJP is in power, so जो ये पावर के लिए कुछ लोग मतलब स्विच ऑन कर सकते हैं, मतलब ऐसा कांग्रेस से बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, तो कुछ लेकिन एक फाइट होगा। मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉलिटिकल opposition parties, they have already made an alliance with Congress party, and they लेकिन are उनका तो कोई trying to बेस नहीं है ना, do। खगेन, उनका तो कोई बेस नहीं है। जो 3 गगोईज जो मिले हैं, खास करके अहम वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए, वो सब 2-3 सीटों पर उनका कुल मिला के बेस है। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा की स्ट्रैटेजी है, और साथ ही एजीपी के द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके कांग्रेस के मुस्लिम वोट को काटें, और एआईयूडीएफ के मुस्लिम वोट को काटने की भी स्ट्रैटेजी है ममता की। तो आपको लगता है कि ये जो 4 पार्टी अलायंस है, और जो कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां सब इकट्ठा होकर लड़ रही हैं, इन सब का कोई फायदा होना है? अभी इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। असम में जो political observers, all influencing people, intellectuals, all were
in for this alliance. They were saying like people like Dr. Hiren Gohai. तो अभी मतलब ऐसा है कि पॉलिटिकल नैरेटिव और असम का फ्यूचर ये दो अलग अलग मतलब बन गया है. अभी इलेक्शन तो इलेक्शन होता है कि वोटर्स लोग कैसे क्यों किसको वोट देगा वो तो दे विल डिसाइड. लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी 20 डेज है इलेक्शन के लिए तो लेकिन लग रहा है. और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बीजेपी का जो लिस्ट निकल रहा है निकल गया कल, तो उसके बाद बीजेपी के अंदर जो मतलब इंटरनल ये ना डिससेटिस्फेक्शन ये जो देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का भी इतना इजी नहीं रहेगा. नो डाउट, हाँ, बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी, दे हैव मैन पावर, दे हैव मनी पावर, सो दे विल डेफिनेटली ट्राई. लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना जो पहले लास्ट ईयर जितना इजी था लास्ट इलेक्शन में, मुझे लग रहा है कि इतना इजी इस बार नहीं रहेगा. ठीक है। सुनील शुक्ला साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी एक समय में ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आसाम में तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, यानी कि खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हैं और जितने भी लीडर हैं वो कांग्रेसी वहाँ पे, और इस तरह से बीजेपी में एक इनफाइटिंग ही ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की शुरू हो गई है, जिसमें कि थोड़े दिन पहले दो प्रमुख नेताओं ने रिजाइन किया, और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर को वो अपोज कर रहे हैं, 11-12 से ज्यादा कांग्रेसी लीडर को टिकट दिया गया है, तो फिर तो बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व वहां पे बचा नहीं है। धन्यवाद रणवेश जी। सवाल यही है जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक तरह का नैरेटिव वहां क्या है चुनाव का, जो अभी कलिता साहब ने कहा कि वहां मुद्दा है भ्रष्टाचार का और गवर्नेंस का। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी विमर्श में नहीं रहने देना चाहती। इस कारण से उसके सामने यह है कि वह कांग्रेस के ऊपर हमला करे और वहां तोड़फोड़ करे कि देखिए कांग्रेस को छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। अगर 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 इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा तो फिर बीजेपी को उनकी जरूरत क्या है? बीजेपी अगर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब एक तरफा वहां पे उनका प्रचार चल रहा है और उनका जनाधार है, तो इन नेताओं की आवश्यकता क्यों है? आप उनको तोड़ के लाते और कमरे में बैठा देते। आप ले आए और तुरंत आपने टिकट भी दे दिया उनको। 88 लोगों की जो पहली लिस्ट आई उसमें 4 कांग्रेसी हैं, जिसमें 2 प्रमुख नाम यही हैं जिनकी भी चर्चा हो रही है, प्रदीप बरदौली साहब का और भूपेंद्र साहब का, भूपेंद्र बोरा का। तो स्थिति है ना कि ये भी तो विमर्श बनेगा कि आखिर आपको इन नेताओं की जरूरत क्यों है। और वो ये नेता है हमारे आपके लिए तो निश्चित रूप से बड़े नेता हम लोग इनका नाम सुनते रहते हैं, लेकिन असम के नागरिकों के लिए तो सवाल है कि ये नेता जो जिनको असम की जनता लगातार खारिज करती रही है, भूपेंद्र बोरा साहब जैसे लोगों को, उनको बीजेपी को आवश्यकता उनकी क्यों पड़ रही है? केवल इसलिए नैरेटिव बनाने के लिए कि आप करप्शन की बात मत कीजिए, गवर्नेंस की बात मत कीजिए, आप ये बात कीजिए कि कांग्रेस कितनी कमजोर होती जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूत है तो उसको बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की आवश्यकता क्यों है? वो उनको क्यों अपने साथ ले रही है? वह यूनाइटेड पीपुल्स फोरम को अपने साथ क्यों लेके चली आ रही है? सवाल इस बात का है कि दोनों बड़े दल हैं, दोनों बड़े दल में कि आप चयन करने की स्थिति में है कि किसको लें किसको न लें। उसके बाद आपने अभी तुरंत 26 सीटें 29 सीटें आपने दे दिया असम गण परिषद को। असम गण परिषद कौन जीतती रही है? क्यों एक तरफा उसके पास जन समर्थन रहा असम में। पिछला जो चुनाव था 2021 का, कितने सीटें जीती है असम गण परिषद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने यह संकट है कि वह एक जो अपने विरोधी हैं, खासतौर से कांग्रेस, उसके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करे कि इनके पास एकता नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, इनके नेता इनके साथ नहीं है, इनका जो एजेंडा उसके प्रति इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वह नैरेटिव बनाने की कोशिश है। मेरा अपना मानना यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं
अगर अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को तोड़ने से मैंने कांग्रेस पर हाथ न डालने से ही इनका काम चलता, तो इन्होंने कितने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं गौरव गोगोई के खिलाफ। गौरव गोगोई तो जेल में होना चाहिए, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर है। उसकी बात क्यों नहीं कर लेते हो? जो गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, मतलब वो कांग्रेस का जो लिटरेचर है भ्रष्टाचार का प्रदेश सरकार का, उसको सरकार बटने नहीं दे रही है, वहां जब्त कर ले रही है। विषय क्या है? आज लोगों के अगर आपको लगता है कि गवर्नेंस इतना महत्वपूर्ण है, हेमंत बिस्व शर्मा साहब उत्तर पूर्व के चाणक्य हैं, तो फिर तो किसी की आपको आवश्यकता ही नहीं है। 29 सीटें, मतलब आप सोचिए कि आपने असम गण परिषद को दी, वह पार्टी है जिसकी बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं है, लेकिन आपको उनको अपने साथ रखने की बाध्यता है। तो वहां कोई बहुत मजबूत फुटिंग पर नहीं खड़ी है हेमंत बिस्व शर्मा साहब की सरकार। लेकिन शुक्ला जी, युद्ध में तो ये सब जायज है ना कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और जिस तरह से आज की तारीख में चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो युद्ध में सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है, मनोबल तोड़ने के लिए, लीडर को पोच करने के लिए। अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि भाई राज्यसभा में ही सीटें खाली करा दी जाती है और उसके बाद अपनी पार्टी से जिता करके लाया जाता है। तो वैसे में हेमंता अगर कर रहे हैं कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, तो इसमें फिर गलत क्या है? या फिर कांग्रेस के जो अपने नेता हैं वो इतने लोभ के लिए, प्रलोभन के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए अगर बिकने को तैयार हैं, तो उसमें फिर बीजेपी को दोष क्यों दी जाए? नहीं, सब आप बीजेपी को दोष इसलिए दिया जाए कि आप पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे। वो तो खत्म हो गई, वो तो मुझे लगता है कब के खत्म हो गई। कब के हो गई, खत्म हो गई। तो ये बीजेपी के ऊपर एक चश्मा हो जाना चाहिए कि चाल चरित्र चेहरा कब का दफन हो गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। वह उसी तरह की एक राजनीतिक पार्टी है जिस तरह से आपने अन्य राजनीतिक दलों पर आप आरोप लगाते रहे हैं। अब सवाल है कि जो आपने कहा कि जितनी चीजें हैं वह राजनीति में जायज है, बिल्कुल ठीक है, एक पार्टी मान सकती है, लेकिन इन गतिविधियों से आपकी कमियां भी तो उजागर होती हैं। ये भी तो लगता है कि आप कितने कमजोर हैं। आप जिन चीजों को जायज ठहरा रहे हैं, उसी के आधार पर आपकी राजनीतिक कमजोरियां लोगों के सामने आती हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, अब तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ कोई भी गठबंधन, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और जितने मजबूत गठबंधन है और जिस तरह की ताकत हेमंता बिस्व शर्मा साहब जो हैं उन्होंने असम में बना रखी है, यह परसेप्शन तो खत्म होता दिख रहा है आपको। सवाल ये नहीं कि अगर एक दो नेताओं, 4 नेताओं, 5 नेताओं, 10 नेताओं कि अगर पार्टी से चले जाने के बाद अगर कांग्रेस का एकदम जनाधार खत्म हो जाए, तब तो फिर कांग्रेस बीजेपी का जनाधार बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। आज इसमें आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पे आ गई है कि जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भट्टाचार्य साहब, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, उनको आप टिकट नहीं दे रहे हो। डीलिमिटेशन के बाद पूरे असम की स्थितियां बदली हैं। यह पहला चुनाव हो रहा है डीलिमिटेशन के बाद। इसमें ये देखेंगे आप कि किसकी राजनीतिक ताकत कहां है और कहां नहीं है। ये काफी आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर डीलिमिटेशन के बाद और अपने मनमाफिक सीटें बनवाने के बाद भी अगर हेमंता बिस्व शर्मा अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाते हैं या पिछले आंकड़ों के आसपास सीटें हटते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरह से कामयाबी नहीं मानी जाएगी, एक तरह से हार ही मानी जाएगी। लेकिन ध्रुवा प्रतिम साहब, आपसे समझेंगे कि आपको क्या असम के चुनाव का ट्रेंड समझ में आता है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा का जो गवर्नेंस का मॉडल है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से डीलिमिटेशन के बाद की स्थितियां हैं, उसमें वो अपराजय हैं, वो जीत के करीब हैं, या फिर कांग्रेस और जो उनका अलायंस है, गोगोई को जो लीडर बनाया गया है, उनके खिलाफ ढेर सारे असंतोष हैं और इसके कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। आपको लगता है कि उनका चांस है? क्या वो करप्शन के मुद्दे पर या दूसरे जो मुद्दे हैं उसके सहारे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? जी, असल में ऐसा है कि ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो बीजेपी का ट्रेडिशनल एरिया है ही नहीं। वो बीजेपी नए इलाकों में आ रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट भी उनमें शामिल है, और खास करके आसाम, क्योंकि इन तीनों राज्यों काफी मजबूत माना जाता है। और मणिपुर भी बाकी नॉर्थ ईस्ट में इतना नहीं है, बल्कि उन लोगों ने
एक फ्रंट खोल रखे थे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट करके, मतलब एक जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए है, वो नॉर्थ ईस्ट में नेडा NEDA करके है। तो इस ये क्योंकि उन लोगों को मालूम है, और जो बीजेपी आज कर कई सालों के अध्ययन के बाद कर रहे हैं, और इसलिए जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, गवर्नेंस में कमियां भी हैं, लेकिन इसमें कई उपलब्धियां भी हैं, कई पॉजिटिव भी है और निगेटिव्स भी है। लेकिन जिस तरह से एक तरह का डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में और खास करके आसाम में, हुआ नहीं था इस टाइप का डेवलपमेंट। नुकसान हो रहा है वो अलग है, पॉलिटिक्स हो रहा है, पहले भी हुआ नहीं था बेनिफिशियरी इस स्केल में या इस इतने स्तर पे नहीं हुआ करता था। जैसे कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाए और उन लोगों के बैंक अकाउंट में पिछले मान लीजिए 5-10 सालों में काफी पैसा चला गया है। और इसके पीछे एक फिलोसॉफी है कि किसी भी तरह पैसा जो एक्स्ट्रा स्टेट के पास बचता है वो पॉलिटिशियन के पॉकेट में नहीं जाना चाहिए। सुनील जी, आपसे इस सवाल को समझें कि जो कास्ट के डायनेमिक्स हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरी हेमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने कैंपेन किया था गोगोई को हराने के लिए, उसके बाद भी गोगोई वहां से जीत कर आ गए। आपको लगता है कि ये जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो गोगोई के लिए केक वॉक नहीं होगा और जो ओम वोटर हैं उसमें भी लगता है कि डेंट होगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ओम वोटर तो कंसोलिडेट होगा, बाकी जो मुसलमान वोटों में डिवीजन होगा जिसका कि फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले या फिर एजीपी को मिले, क्योंकि इस बार AUDF साथ नहीं लड़ रहा है तो इसलिए डिवीजन होगा, और एजीपी की भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं तो कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। नहीं, कैटवाक किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन आप पिछला लोकसभा का चुनाव याद कीजिए। गौरव जी गोगोई सुनील। को गौरव गोगोई साहब को बाकायदे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने क्षेत्र बदल करके चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी कि आपके पास अगर इतनी राजनीतिक ताकत है तो क्षेत्र बदल करके जोरहाट से लड़ लीजिए, हम आपको बता दें कितना आप लोग लोकप्रिय हैं। बदल कर क्षेत्र अपने परंपरागत सीट से जोरहाट में आकर चुनाव लड़े हो और जीत करके आए। आप याद कीजिए कि उसी असम में जब राहुल गांधी की पदयात्रा हुई थी, सभाएं नहीं होने दिया था वहां की सरकार ने। विश्वविद्यालय में जब वो चले गए तो उसको लेकर के बहुत उन्होंने इसको अन्यथा समझा था और तरह तरह की उन्होंने कार्रवाइयां की थी वहां की स्थानीय सरकार। कोई उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। यह जरूर है कि अगर जो गैर कांग्रेसी मतदाता है, अरे गैर बीजेपी मतदाता है जिसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें मुझे बिखराव नजर नहीं आता। बदरुद्दीन अजमल साहब के मत के प्रतिशत में कितनी गिरावट आ गई है, अगर आप देख लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है जब वो अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा जब किया तो, और वो मत गया किसके पक्ष में। जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ आज की असम की सरकार ने जो कार्रवाइयां की, उसमें बदरुद्दीन अजमल साहब कहाँ कहाँ दिखाई पड़े, किन मौकों पे दिखाई पड़े, कहाँ संघर्ष करते हुए, कहाँ खड़े हुए। और जो ये जो आरोप लगता रहा है कि अजमल और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच में सेटिंग है, तो इसलिए मुसलमान का जो वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस में कंसोलिडेट होगा, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। लेकिन क्या हिंदुओं का जो वोट है वो भी कांग्रेस खींच पाएगी? अहम जो वोटर है वो पूरी तरह से उन्हें मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, अल्पसंख्यक वोटों में तो कोई बंटवारा नहीं देखता। दूसरी चीज की जो अन्य जो अल्पसंख्यकों से अलग जो जातियां हैं, उनमें जरूर ये स्थिति बनती मुझे दिखती है कि जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है, जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी का जो भी मतदाता होगा वो कांग्रेस के साथ जाएगा। अन्य किसी विकल्प को चुनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो तैयार होगा। दूसरी चीज की बोडोलैंड में जो अलग अलग तीनों दल हैं, उन तीनों दलों के बीच में जो मतों का बंटवारा है, वह बंटवारा जरूर होगा जिससे बीजेपी को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 दलों को अपने साथ लेकर के आई है, असम ये बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स फोरम को।
एक जो तीसरा समूह है वो उनसे अलग है, जबकि बिना कहे उनको उन्होंने अलग कर दिया। और यूनाइटेड पीपुल्स फोरम भी इनसे नाराज है, उसको भी उन्होंने बिना कुछ कहे मतलब उनको अलग भी नहीं किया, लेकिन एक भी सीट भी नहीं दी। और असम बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को उन्होंने सीट अपने साथ टिकट बंटवारे में अपने साथ रखा, और बोडोलैंड की अधिकांश सीटें उन्होंने उनको उन्हीं को दी है। तो उस इलाके में जहां पे एनडीए को एक अच्छा खासा जन समर्थन मिलता रहा है, उस जन समर्थन में मुझे लगता है कि बंटवारा होगा और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी या हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार से असहमत लोग हैं, वो उनके साथ जाएंगे। जो एकाधिकार या एक तरह का ध्रुवीकरण असम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछले चुनाव में दिखाई पड़ा था, और लोकसभा के चुनाव से उसमें बिखराव नजर आने लगा, वह बिखराव और तेजी से होगा। इस बार सीधे सीधे यह सरकार, यह 10 साल की जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उसी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि विमर्श में यह बात रहे कि कांग्रेस कमजोर हो गई, विमर्श में यह बात रहे कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह है, विमर्श में यह रहे कि सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में ही नहीं है। तो अगर कोई उसके बारे में सोच भी रहा हो तो उनके साथ न जाए, इसलिए वो भी इस विमर्श को मजबूती के साथ लेके आना चाहते हैं। अन्यथा अगर कोई पार्टी है हम इतने मजबूत है, वो किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह हूं, लेकिन बाकायदे प्रयास करके तोड़ना, तो एक यह भी लोगों के बीच में नैरेटिव बन रहा है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा इतने मजबूत बिल्कुल नहीं है जितना वो दिख रहा है, जितना वो कहना चाहते हैं। तो यह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, कांग्रेस को कमजोर दिखाने या इस सरकार के खिलाफ लड़ रही ताकतों को कमजोर दिखाने की कोशिश है। अब एक अंतिम बात मैं कर जो बात कही जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस गढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी वहां का ट्रेंड रहा कि वहां के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उसी दल के साथ दिखाई पड़े जो केंद्र में सत्ता में रही। ये कांग्रेस के जमाने में भी था और आज भी वही दिखाई पड़ रहा है। और उस नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की विफलता का अंदाजा आप इससे ही लगाइए कि मणिपुर की घटना लगातार ज्वलंत बनी हुई है, आज तक इसका कोई समाधान खोजने का प्रयास नहीं किया गया। असम के बीच में, असम और अन्य उसके सीमावर्ती राज्यों में जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो आए दिन हो जाती हैं, इसका भी कोई समाधान नहीं निकला, सरकारें आपकी हैं। तो यह भी एक तरह का एक विमर्श बनाने की कोशिश होती है कि नॉर्थ ईस्ट में आप एक पिछले लोकसभा के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट में एक भी सीट नहीं जीती बीजेपी, कोई किसी राज्य में कोई चुनाव जीत कर गई हो। तो ये संघर्ष की स्थितियां हैं वहां, और जो एकाधिकार या जो लोकप्रियता का दावा हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं असम में, मुझे लगता है कि वो नहीं है। और जिन कमजोरियों की तरफ वो कांग्रेस के जिन कमजोरियों की तरफ वो ले जाना चाहते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में या अन्य दलों में किस तरह से तोड़फोड़ करती है, यह कुछ छुपी बात नहीं रह गई, किसी भी राज्य में आप चले जाइए। बिल्कुल। इसी असम में असम गण परिषद बड़ी पार्टी होती थी, इसके सहारे बीजेपी असम में आई। आज वो असम गण परिषद 22, 23, 24 सीटों पर आगे सिमट गई, ये बीजेपी की देन है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है असम विधानसभा चुनाव में कि हेमंत बिस्वा शर्मा न केवल अपने गवर्नेंस के एजेंडे बल्कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उसको पोच करके, उनके नेताओं को पोच करके, उनके मोरल को डाउन करके एक तरह से चुनावी समर में उतर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रियंका गांधी के लिए झटका है, क्योंकि जिस राज्य में प्रियंका गांधी को भेजा गया एक तरह से चुनाव प्रभारी के रूप में, चुनाव इंचार्ज के रूप में, वहां पर अगर कांग्रेस में टूट हो रही है या कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के मनोबल पर इसका असर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या गवर्नेंस का जो एजेंडा है और जो वेलफेयर स्कीम है आसाम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने लागू की है, जनता उसके नाम पर वोट देगी, या फिर भ्रष्टाचार और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हेमंता पर भारी पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। खगेन कलिता साहब आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुवा प्रतिम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।